नमस्कार, मैं आपके साथ फ्रीलांस जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता। फादर स्टेन स्वामी के बारे में आपने जो कुछ भी अभी तक सुना और समझा, मैं उन बातों को दोबारा दोहराकर आपका कीमती वक्त ज़ाया या बर्बाद नहीं करूंगा। इसलिए मैं सीधे मुद्दे की बात पर आता हूं कि यूनाइटेड नेशंस फादर स्टेन स्वामी की मौत को लेकर इतना नाराज़ क्यों है या क्यों हुआ, जिसके चलते उसने फादर स्टेन स्वामी की मौत का जिम्मेदार इनडायरेक्टली वे में कहीं ना कहीं भारत की न्याय प्रणाली को या न्याय व्यवस्था को कहिए या न्यायालयों को कहिए, कोर्ट्स को, न्यायाधीश को, जजेस को, उनको ही साफ तौर पर या इनडायरेक्टली वे में उनको ठहरा दिया। जो उनका बयान आया है कि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, जिसकी वजह से मजबूर होकर भारत सरकार को फादर स्टेन स्वामी के मामले को लेकर सफाई तक देनी पड़ी है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कुछ इसी तरह की मिलीजुली प्रतिक्रिया अमेरिका की ओर से भी फादर स्टेन स्वामी को लेकर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से देखी आई, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट में देख रहे होंगे। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जो मुद्दे की बात है, जो मैं आपसे मेन करना चाहता हूँ, बहुत कुछ आपने फादर स्टेन स्वामी के बारे में सुन लिया, समझ लिया, देख लिया, लेकिन यहाँ बात कुछ और आ रही है जो मैंने आपसे भी कही कि यूनाइटेड नेशंस या बाहर की कंट्रीज़ या बाहर का जो मीडिया समूह है वो हमारे अब न्याय व्यवस्था पर भरोसा जिसे कहते हैं कि वो करता हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए ये बात उठ रही है। तो देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ हर व्यक्ति आज़ाद है वो सब कुछ करने के लिए जिसकी इजाज़त उसे संविधान में दी गई है। हर व्यक्ति को इस देश में एक समान अधिकार दिए गए हैं। अब वो संविधान के हिसाब से कितने किस व्यक्ति को मिल रहे हैं वो हम सब आज देख ही रहे हैं। इसी तरह बड़े से बड़े अपराधियों या दोषियों को, अपराधी को या दोषी को या उसके कुछ अधिकार होते हैं संविधान में, जिसका पूरा लेखा जोखा जो है संविधान के अंदर मौजूद है, जिसे देखा, पढ़ा और सुना समझा जा सकता है कि उसे क्या मिलना चाहिए कस्टडी में या उसे क्या नहीं मिलना चाहिए। उसे अगर फांसी की सज़ा भी सुनाई गई हो और ये कहा गया हो कि उसे फांसी आज से ठीक 6 महीने बाद इस तारीख को दी जानी है, तो उन 6 महीनों के दौरान संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार उसे जो भी खाना पीना या दिया जाना है, संविधान में जो लिखा है, कानून में जो लिखा है, वो उसे दिया जाता है या दिया जाना चाहिए। अब वो किसे कितना मिल रहा है, आजकल जेलों में कितने लोग बंद हैं, किस कसूर में बंद हैं और क्या है, ये तो एक हर आदमी के सामने खुली किताब सी हो गई है। लेकिन जो संविधान में लिखा है वो मैं आपकी बात बता रहा हूँ। असल में दोषियों में भी और अपराधियों में भी और निर्दोषों में भी दो वर्ग हैं वो बढ़ गए। एक वो वर्ग है जिसका कुछ अता पता ही नहीं रहता, चाहे वो दोषी है, अपराधी है या कुछ भी है या निर्दोष है। और एक वो वर्ग है जो अपराधी है, दोषी है नहीं है, या फिर ये समझ लीजिए कि वो मीडिया की कवरेज में आ चुका है या दुनिया भर की कवरेज में वो आ चुका है, दुनिया भर की निगाह में आ चुका है। इसी वजह से यूनाइटेड नेशंस की नज़र में फादर स्टेन स्वामी बहुत समय से थे। असल में ये एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, जिनकी मौत हुई है सोमवार के दिन दोपहर 1:30 बजे मुंबई के एक हॉस्पिटल में। और इनके ऊपर NIA ने आरोप लगाया था, वो जो सब कुछ पता ही है। तो यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि जो सवालिया निशान उठ रहे हैं अब न्यायालयों पे, उसको लेकर मैंने ये आपके सामने एक छोटी सी बात रखी है कि संविधान में हमारे लिखा हुआ क्या है। अब मैं इस बात को और थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि जब फादर स्टेन स्वामी ने एक स्ट्रॉ के लिए कोर्ट में गुहार लगाई तो उन्हें स्ट्रॉ तक नहीं दी गई, सिपर या स्ट्रॉ, क्योंकि वो पार्किंसन के मरीज़ थे, उनको डिजीज़ था वो, जिसकी वजह से वो
पानी वगैरह भी ठीक से नहीं पी पाते थे, खाना ही खा पाते थे। 84 वर्ष की उनकी उम्र थी, बहुत बुज़ुर्ग थे। जबकि फादर स्टेन स्वामी पर कोई भी आरोप एनआईए उनके मरते दम तक या उनकी आखिरी सांस तक भी साबित या सिद्ध नहीं कर पाया था। क्या कानून में या संविधान में या उसके अनुसार उनकी ये मांग जो उन्होंने रखी थी वो क्या जायज़ नहीं थी? अगर नहीं थी तो इन बातों पर न्यायालय को सफाई देनी चाहिए या देनी चाहिए थी। लेकिन हम जानते हैं कि माने नहीं है न्यायालय, मानी नहीं है का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा भरोसा अभी भी न्यायालयों पे है। लेकिन लगता नहीं कि उनकी तरफ से कोई सफाई आएगी या वो देंगे। अगर दे दें तो एक अलग बात है। देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आरोपी में और दोषी में फ़र्क होता है। आरोपी वो होता है जो आरोप सिद्ध होने तक सज़ा का हकदार बिल्कुल भी नहीं होता है, भले से उसके ऊपर 20 साल तक जो है सुनवाई होती रहे, मुकदमा चढ़ता रहे, वो जेलों में सड़ता रहे, जैसे हम आजकल देख रहे हैं। और दोषी वो होता है जिस पर आरोप सिद्ध हो जाता है और उसकी सज़ा कानून के अनुसार तय कर जाती है और उसे मिलती है कि आपको इस तारीख को ये सज़ा आपको होनी है या मिलनी है। लेकिन फादर स्टेन स्वामी के मामले को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्हें स्ट्रॉ के लिए न्यायालय ने नहीं बल्कि किसी और ने मना किया हो और न्यायालय उस किसी और के इशारे पर उन्हें इस तरह की एक एक चीज़ के लिए तरसा रहा हो, इस तरह से कि उन्होंने स्ट्रॉ मांगी, उन्होंने बेल मांगी, उन्होंने सिपर मांगा, कि वो उन्होंने ये बात कह दी थी पहले, जो आपने भी सुनी होगी, जिसका मैं दोहराना नहीं चाहता, कि मेरी मौत हो सकती है क्योंकि मेरी यहाँ देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है और मेरे पर चार्जेस भी कोई भी अभी तक साबित नहीं हुआ। काफ़ी समय से वो जेल में बंद थे। तो वो आखिर कौन है जिसने 84 वर्षीय फादर स्टेन स्वामी को इस तरह से टॉर्चर किया? हम इसे टॉर्चर भी कहेंगे और उसके अलावा कुछ नहीं कह सकते। ये उन्हें इस तरह से यातनाएं दी। कौन है वो शख्स, ज़रा सोचिए, कौन है वो जो नहीं चाहता कि उनके ख़िलाफ़ या उसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठे? कौन है वो जो नहीं चाहता कि आदिवासियों के लिए कोई आवाज़ उठाए, जैसे कि ट्राइबल राइट्स यानी आदिवासियों के लिए फादर स्टेन स्वामी उठा रहे थे? क्योंकि अगर आप आज नहीं सोचेंगे ये सब, तो कल इसी तरह की चर्चाएं होंगी न्यूज़ चैनलों पर और सोशल मीडिया पर। बस नाम उसमें उस वक्त फादर स्टेन स्वामी का नहीं होगा, बल्कि आपका, मेरा या हम में से किसी एक का होगा, या फिर हमारी खामोशी ही, जो आज जो खामोशी हमने इख्तियार की हुई है या अपनाई हुई है, वो हमें इतना मजबूर कर देगी कि हम फादर स्टेन स्वामी की तरह कभी अपने हितों के लिए खड़े भी नहीं हो पाएंगे। जबकि यूनाइटेड नेशंस ने और बाकी लोगों ने ये बात कही है, संस्थाओं ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने ये बात कही है कि एनजीओज़ को और प्रोटेस्टर्स को, जिनका संविधान में अधिकार है प्रदर्शन करने का, या उनकी सरकार से कुछ है कि उनको सरकार की बात समझ में नहीं आ रही है, तो उनकी बात को सुना जाए, या वो अगर नहीं सुनना है तो उनको प्रोटेस्ट करने दिया जाए, या वो अपने जो अधिकार की आवाज़ उठा रहे हैं उनको वो आवाज़ को उठाने दिया जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमने CAA में देखा 2019 में जो स्टार्ट हुआ था दिल्ली में, हमने उसके बाद अब ये किसान आंदोलन को हम देख रहे हैं, 7 महीने से चल रहा है। इनका भी बहुत लंबे अरसे से चल रहा था, जो फादर स्टेन स्वामी थे। तो एक बात और आपको यहाँ बताता चलूँ कि देश में संविधान के ऊपर और कुछ नहीं है। संविधान की ही बुनियाद पर ये देश एक देश जो है लोकतांत्रिक देश कहलाया जाता है। इसी संविधान के तहत न्यायालयों में बैठे जजेस को फैसला लेना होता है या लेते हैं वो, जो देश के हर एक नागरिक पर लागू होता है समान रूप से, चाहे वो मैं हूँ, आप हो या हो इस देश के प्रधानमंत्री। संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं और कोई भी नहीं है। लेकिन आज सब कुछ उल्टा हो रहा है। छोटी सी एक लाइन यहाँ जोड़ रहा हूँ। कल आपने यूपी में देखा कि 20 जिलों में या 25 जिलों में पता नहीं क्या क्या हुआ है। मैं इसकी डिटेल में भी नहीं गया क्योंकि मुझे पता है ये सब होना है और ये सब होना तय था, और ये हर सरकार में होता है। सपा में भी हुआ था ये, और हर सरकार में होता है। लेकिन जो कल हुआ, जिस तरीके से घटना कल हुई है, योगी सरकार
के होते हुए, जिनको बहुत कठोर कहा जाता है कि वो ऐसा नहीं करने देते या उल्टा सीधा कुछ नहीं होने देते। कल बहुत कुछ हुआ है जिसका खैर उसका इस वीडियो में मैं कोई जिक्र नहीं करना चाहता। तो यूनाइटेड नेशंस ने जो हमारे न्यायालय पर सवालिया निशान खड़े किए हैं या उठाए हैं, या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यानी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक तरीके से, या बाहर की मीडियाज़ ने जो सवाल उठाए हैं, वो गलत नहीं लगते न्यायालयों पे। न्यायालय, और वो सीधा ये भी नहीं कह सकते कि वो किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। हमें तो यही लगता है कि ये सब कुछ किसी और के इशारे पर हुआ है। हम नहीं मानते कि माननीय न्यायालय ने अपनी तरफ से ऐसा कुछ किया या ऐसा कुछ करने का उनको अधिकार है, क्योंकि संविधान में ही नहीं है। और न्यायालय और जजेस को भी संविधान के अकॉर्डिंग या कानून के अकॉर्डिंग चलना होता है, हर एक नागरिक को। लेकिन आज जिस तरीके से हम फादर्स डे स्वामी पर चर्चा कर रहे हैं, उसे देखकर ऐसा महसूस होता है कि आज देश में संविधान नहीं है। ये देश कुछ लोगों द्वारा ऐसे चलाया जैसे जा रहा है, जैसे अपनी सुविधा अनुसार देश को चलाया जा रहा है, कि जो उनको सुविधाजनक लगता है उस तरीके से चला रहे हैं। तो इस वीडियो में मुझे यही कहना था कि ये जो भी कुछ घटनाक्रम हुआ है, या जो भी कुछ आजकल हम देख रहे हैं, कुछ सालों से कुछ ज़्यादा ही देख रहे हैं। यूपी में कल हमने देखा, किसान आंदोलन में हमने देख रहे थे या देखते चले आ रहे हैं 7 महीने से। सीएए के प्रोटेस्ट में हमने देखा कहाँ का बवाल नहीं हुआ, लोगों को मारा पीटा गया। असम में, लखनऊ में, दिल्ली में, जामिया में, जेएनयू में, और पता नहीं कहाँ कहाँ। तो ये सब लोकतंत्र के दायरे में ही चीज़ें आ रही थी। किसी का प्रोटेस्ट करना या किसी के हक़ के लिए आवाज़ उठाना, या अपने अधिकार की मतलब उसमें आवाज़ उठाना, ये कुछ गलत नहीं है। लेकिन एनआईए ने उनको चार्जेस लगाए कि भीमा कोरेगांव वाले मामले में वो उनको एक आरोपी बताया गया, कि उनके सिस्टम में एक मेल सामने आया, और ये उस मामले में माओइस्ट से जो थे, नक्सलवादियों से या फिर उन लोगों से, आतंकियों से मिले हुए थे, माओइस्ट जो होते हैं। तो ये मैंने बहुत कुछ इस पर लिखा था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि स्टेटमेंट तो आते ही हैं, ये सब कुछ मैंने लिखा था, स्टेटमेंट्स तो आते ही हैं। जब ऐसा कुछ किसी चर्चित नाम के साथ में ऐसा कुछ होता है तो स्टेटमेंट आते हैं। लेकिन मैं जब इस बात में गहराई में गया बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की ओर, मैंने ये सोचा कि हो तो बहुत कुछ रहा है इंडिया में। यूनाइटेड नेशंस ने और ह्यूमन राइट ने किसान आंदोलन के बारे में बहुत कुछ कहा पहले, और सीए में प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे थे, जो दिल्ली में चल रहा था काफ़ी लंबे समय तक, वहाँ महिलाओं ने चलाया, उस पर भी बहुत कुछ कहा। तो मैं इस वाले मैटर में ये समझ में आया कि इनका कहीं ना कहीं निशाना इन तीनों बार कुछ और था। और जब मैं अपने व्यक्तिगत सोच से मैं निकल कर आई मेरे बात, तो ये बात ये निकल कर आई कि वो असल में इनजस्टिस के ऊपर बात कर रहे थे। उनको यहाँ की न्यायालयों पे अब भरोसा नहीं रहा। वो कहीं ना कहीं ये मानने लगे हैं कि न्यायालय काफ़ी दबाव में काम कर रही हैं। मैं इससे ज़्यादा खुल के आप लोगों से क्या कहूँ। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में मेरी बात अगर कुछ आपको समझ में आई हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी कुछ बात आपकी हो, आपकी समझ में आई हो, वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये मैंने अभी हाल ही में स्टार्ट किया है। और दूसरी बात ये है कि मैं ज़्यादातर आर्टिकल्स वगैरह, ब्लॉग वगैरह अपने लिखता हूँ अपनी वेबसाइट वगैरह पर, तो इसमें मैं ये इतना एक्सपर्ट नहीं वीडियो बनाने में। मेरा सेटअप भी ऐसा नहीं, कुछ भी सेल फ़ोन से बनाया और वीडियो अपलोड किया, जो भी मुझे अपनी बातचीत लगती है, जो भी कुछ होता है। खैर, आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए। और एक बात और ध्यान से आप सुन लीजिए कि डेल्टा वेरिएंट के बारे में, जो पीक के बारे में बताया गया है, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँ इसमें। वो अगस्त में बताया गया है एक्सपर्ट्स के द्वारा, एडवाइज़र्स के द्वारा, अगस्त में और सितंबर में ये पीक पर होगा। और ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है। ये सेकंड वेव से ज़्यादा इन्फेक्शियस साबित हो सकता है, डेल्टा प्लस, क्योंकि सेकंड वेव में जो वेरिएंट था वो डेल्टा था, और जो अब आएगा वो डेल्टा प्लस का ख़तरा लग रहा है।
तो खैर हमें उस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। सरकार क्या काम कर रही है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर रही है या क्या करेगी, वो तो एक अलग बात है, वो हम लोगों ने देख भी लिया। अपनी सेफ्टी के लिए आपको मास्क वगैरह ज़रूर लगाइए ताकि आपका परिवार वगैरह सुरक्षित रहे, क्योंकि ये वाला जो वेरिएंट है ये भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, 70% इन्फेक्शियस है सबसे ओरिजिनल वाले से। आप ये खुली भाषा में, एक आम भाषा में बात को समझ के चलिए। बाकी मैं आपको टाइम पर आपको जो है अपडेट इसके बारे में आपको देता रहूँगा। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।